So we will talk about maximum modulus principle. In this maximum modulus principle, we will see about the maximum of the modulus of a function. That means why we are taking about maximum of the modulus of an analytic function, because if you consider an arbitrary analytic function on some domain T, and since we know that we do not have any ordering on the complex numbers, तो इस वजह से आपके पास आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ऑर्डरिंग का एब्सेंस होने की वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपके पास f of z नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू f of z होगा। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो दिस मेक्स नो सेंस, नो सेंस। तो हम क्या करते हैं कि हम इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दिस, तो फंक्शन के बाउंड को मैक्सिमम को देखने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक द मॉडुलस ऑफ फंक्शन एंड देन वी विल सी कि उसका मॉडुलस का आपके पास मैक्सिमम अटेन होता है, यानी क्योंकि मॉडुलस उसका रियल नंबर बन जाता है और रियल नंबर्स का मैक्सिमम मिनिमम की बात आप कर सकते हैं। देयर यू हैव a well established linear ordering in case of real numbers. तो इंटरेस्टिंग ये है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शंस के लिए, कि मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल स्टेट करता है कि आपके पास किसी भी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन का जो मैक्सिमम मॉडुलस होगा वो कभी भी इंटीरियर में नहीं होगा जी, वो मैक्सिमम अपना इंटीरियर में अटेन नहीं कर सकता। उसका मैक्सिमम अगर एग्जिस्ट करेगा तो that will always lie on the boundary of the domain T. So first let me indeed this is the statement of this maximum modulus principle, that let f be an analytic function, this be analytic such that f is non-constant in D, where D is a domain. D is a domain and extends analytically to the boundary of domain D. इसकी बाउंड्री पे भी हम फंक्शन को एनालिटिक मानेंगे। तो then you have this hypothesis, then its modulus mod of f, because mod of f आपके पास अब फंक्शन होगा, f एनालिटिक है तो mod of f आपके पास रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो what we have about this, it says that it has no maximum value in domain D. बाउंड्री के हम बात नहीं कर रहे हैं, हम डोमेन की बात कर रहे हैं कि आपके पास नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन का मैक्सिमम बाउंड्री डोमेन के अंदर कभी भी नहीं होगा। अब इसका मैक्सिमम होगा या नहीं होगा वो हमें नहीं मालूम, बट इतना गारंटी ये मैक्सिमम प्रिंसिपल हमें दे रहा है कि इसका मैक्सिमम आपके पास मैक्सिमम वैल्यू डोमेन के अंदर नहीं होगी। इफ अगर है तो वो इससे बाहर ही होगी। और नेक्स्ट रिजल्ट में हम देखेंगे कि जब आपके इसके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी आपके पास इस फंक्शन की, तो दैट विल बी ऑन दी बाउंड्री ऑफ सच डोमेन। अगर आप रियल एनालिसिस का केस देखें तो रियल एनालिसिस में ऐसा रिजल्ट नहीं होल्ड करता, बिकॉज आपके पास अगर रियल एनालिसिस में आप कोई भी डोमेन ले लीजिए, आर्बिट्ररी इंटरवल ले लीजिएगा, वहां पर क्लोज्ड इंटरवल ले लीजिएगा, तो क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर आपके पास आप फंक्शन डिफाइन करो, तो कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन ही ले लो, तो आप मान लेते हैं आपका कंटिन्यूस फंक्शन इस तरीके से भी चल सकता है, दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो अब देखिएगा इसका मैक्सिमम जो आपके पास इस फंक्शन का है, इस फंक्शन का मैक्सिमम कहाँ पर अटेन हो रहा है, ये मैक्सिमम यहाँ पर अटेन कर रहा है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन।
तो लेकिन ये कहाँ पर अटेन हो रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली समवेयर इस पॉइंट पे अटेन कर रहा है। और ये पॉइंट देखिएगा, ये पॉइंट एक्स जो है ये इंटीरियर पॉइंट है इस केस में। जो डोमेन आपके पास, रीजन आपके पास है, ऊपर क्लोज इंटरवल ए बी ले रहे हो, तो ये इसके इंटीरियर में है। तो रियल के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट एनालिटिक फंक्शंस के केस में आपके पास ये सिचुएशन कभी भी इस तरीके की नहीं अराइज करेगी। So let us now go to its proof and see how it is being done. You will have many applications. You will have to seek application of a Cauchy integral formula. You will have to see an application of the fact that zeros of a non-constant analytic function are isolated. Is it okay? Yes, sir. We will prove it by contradiction. If we suppose that f modulus of f has a maximum value, f has a maximum value inside domain D. When you say that it has maximum value inside domain D, that means there is some point in domain D at which this modulus of f attains the maximum, that is attains its maximum. So I read it in this way: there is some z naught in D such that at this point mod of f of z naught will be the maximum value. When you say that this is the maximum value, this modulus of this number is going to be greater than the modulus of all other mod of f of z for each z in T. अगर आप ये assume करते हैं कि इसका maximum value ये डोमेन के अंदर अटेन कर रहा है, तो let me for our reference call it equation first. Now you have domain, this is domain D, z naught कोई डोमेन के अंदर पॉइंट है, तो z naught अगर डोमेन के अंदर पॉइंट है तो यू नो कि आपके पास डोमेन के अंदर कोई पॉइंट होने की वजह से वो ओपन हो, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा उसका। तो इंटीरियर पॉइंट होगा तो यू कैन ड्रा अ डिस्क अराउंड दिस पॉइंट। जब इसकी डिस्क आप इसके अराउंड ड्रा करते हैं तो लेट इट बी ऑफ सम रेडियस आर, और डिस्क हम एंटायरली ये एज्यूम करते हैं कि एंटायरली विद इट्स बाउंड्री अपने डोमेन के अंदर लाई कर रही है। तो व्हाट वी कैन डू, चूज radius positive such that the disk about z naught and radius r, and it entirely lies inside domain D. This is always possible because of openness of this domain D. तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्योंकि फंक्शन इस डिस्क के ऊपर भी एनालिटिक है, इसकी बाउंड्री पे भी एनालिटिक है, तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला नहीं मैं यूज करूंगा, क्योंकि आई विल यूज गॉस मीन वैल्यू थ्योरम. That is just a application of Cauchy integral formula. So by Gauss mean value theorem, what says that Gauss mean value theorem states that the value at the center of the circle is the average value at the center. This is z naught, is the average of the values on the circle. This is the average f of z naught plus r e I theta d theta, and from this equation we have mod of f of z naught is less than or equal to 1 upon 2 pi integral 0 to 2 pi. It is mod of f of z naught plus r e I theta d theta. मॉडुलस दोनों साइड अप्लाई करो, इंटीग्रल के अंदर मॉडुलस लाएगा तो लेस देन हो जाएगा, एंड लेट दिस इक्वेशन बी 2. अब दूसरी देखिएगा, नाउ फॉर ईच z naught plus r e I theta in the boundary of this disk d z naught r, that means circle पे,
व्हाट यू हैव, क्योंकि मैक्सिमम आपका कहाँ अटेन हो रहा है, मैक्सिमम आपके पास मॉडुलस का z नॉट पे अटेन हो रहा है, तो दैट मीन्स ये पॉइंट्स पे जो वैल्यू होगी मॉडुलस इन वैल्यू इस वैल्यूज का होगा वो लेस होगा देन द वैल्यू f ऑफ z नॉट. इज इट ओके, क्लियर है ये? Yes, sir. So we have this thing, therefore what I'm going to use it now, therefore let us look at the average of the values through another way of values z r e I theta, इसके मॉडुलस को देखते हैं d theta. ठीक है, so it is going to be less than or equal to 1 upon 2 pi integral 0 to 2 pi, it is mod of f at z naught d theta. बट mod of f z naught तो फिक्स्ड है, तो ये कांस्टेंट होगा. तो इफ यू ब्रिंग आउट द कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रल से बाहर, आप कांस्टेंट वैल्यू को अगर पीछे इंटीग्रल बचेगा आपके पास 1 upon 2 pi टाइम्स 0 to 2 pi d थीटा. तो 0 to 2 pi d थीटा का वैल्यू जो आएगा इंटीग्रेट करके दैट विल बी 2 pi, और 2 pi और 2 pi कैंसिल होगा, इट इज 1. So what you are left with? You are left with value of f, modulus of the value of the f at z naught. So final inequality, what you have? You have this inequality 1 upon 2 pi 0 to 2 pi mod of f at z naught plus r e I theta d theta is less than or equal to the maximum value of the modulus. ठीक है, इसको इक्वेशन को 3 नाम देते हैं. Now if you look at this equation 3 and in equation 2, what you have in equation 2, in equation 2 you had this inequality for the same expression, same numbers. वहां पर हमारे पास ये expression है, this is in 2. अब इन दोनों inequalities को अगर आप combine करेंगे तो you will get the equality, and so from these two equations 3 and 2 we get, from 2 and 3 we get this equality 1 upon 2 pi integral 0 to 2 pi mod of f z naught plus r e I theta d theta is equal to mod of f at z naught. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, mod of f z naught मैक्सिमम होने की वजह से आई कैन राइट इट एज, क्योंकि mod of f z naught को अगर मैं फिर से इंटीग्रेट करूँ ओवर 1 upon 2 pi 0 to 2 pi तो आपके पास कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसीलिए आई कैन राइट इट एज 0 to 2 pi and d theta. तो 2 pi इधर जगह नहीं, तो आई राइट 2 pi हियर, नो इशू. ठीक है, मैं इसको लिखूंगा क्योंकि ये इंटीग्रल आपके पास कुछ नहीं होगा. ठीक है, वन वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल की. तो अब आप इसको सिंप्लीफाई फर्दर करें तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 2 pi दोनों साइड से कैंसिल करो, तो यू विल हैव mod of f at z naught minus mod of f z naught plus r e I theta. ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड शिफ्ट करो, यू विल हैव दिस इक्वलिटी एंड यू विल गेट इक्वल टू 0. अब आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो इक्वेशन नंबर क्या आएगा, इक्वेशन नंबर आएगा 4. लेट अस कॉल इट 4. अब क्या देखेंगे इसको, इफ यू जस्ट लुक एट दिस, this is an integral of real valued functions. This is an integral of real valued functions. So and the integrand here is, this is the integrand, and this integrand is positive here. It is greater than or equal to 0. Why it is greater than or equal to 0, this integrand? Because you have this expression mod of f at z naught is greater than or equal to mod of f z naught plus r e I theta, क्योंकि ये z naught पे इसका मैक्सिमम अटेन हो रहा है, तो ये पॉजिटिव इंटीग्रल है, नॉन नेगेटिव है. तो एक रिजल्ट है रियल एनालिसिस का. आई होप यू रिमेंबर इट फ्रॉम रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन आल्सो. इट स्टेट्स दैट इफ यू हैव अ नॉन नेगेटिव फंक्शन, अगर आपके पास एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है such that f is continuous and
its integral over some limit, I will write in a precise way, its integral is 0. नॉन नेगेटिव फंक्शन है और अगर उसका इंटीग्रल 0 हो जाता है तो then that function itself is a 0 on whole of this interval a t. So from here what you get this whole thing is equal to 0. So what it means that you have this thing, let me change the color, make it a darker one. So you have this mod of f at z naught is minus mod of f z naught plus r ei theta d theta. This sorry d theta वाला तो मसला नहीं रहेगा, अब आपका इंटीग्रेंट 0 हो जाएगा. This thing will be equal to 0 and this is true for every, पूरे सर्कल पे 0 हो जाएगा. ये थीटा कुछ भी होगा, irrespective थीटा का वैल्यू जो भी होगा 0, थीटा लेस देन इक्वल टू 2 pi. So what it implies that this function f at z naught plus r e I theta, this function is actually equals to mod of this function is actually equal to mod of f at z naught for all 0 less than or equal to theta less than or equal to 2 pi. Now here we have an r. What is r? z naught आपके पास सेंटर है, r आपके पास रेडियस है, ठीक है. तो और प्लस आपके पास, मैं यहीं पे ड्रा करता हूँ, प्लस आपके पास ये डिस्क आपके पास किसी डोमेन के अंदर है. तो जब गॉस मीन वैल्यू थ्योरम लेते हैं तो इस r से छोटे जितने भी और पॉसिबल रेडियस हैं उन सब के ऊपर आपके पास वही गॉस मीन वैल्यू रिजल्ट होल्ड करेगा. फॉर एवरी r, फॉर एवरी स्मॉलर रेडियस के आपके पास सेंटर की जो वैल्यू होगी, दैट वैल्यू एट द सेंटर विल बी इक्वल टू द एवरेज ऑफ द वैल्यू ऑन द सर्कल्स. तो applying this equality to all those circles, what we get that for each, अगर मैं ये कैपिटल रेडियस आपके पास जो एक मैक्सिमम रेडियस जो अगर आपके पास है वो r नॉट फिक्स करते हैं बाकी सारे सर्कल्स के अंदर, फॉर ईच 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन r नॉट, और थीटा का वैल्यू कुछ भी ले लीजिएगा बिटवीन 0 and 2 pi, you will have this thing that mod of f z naught plus r e I theta is actually equal to mod of f z naught. लेकिन इस तरीके से क्या हो जाएगा, जब सारे के सारे r आप चूज करोगे बिटवीन 0 and r naught और थीटा की वैल्यू 0 to pi में चूज करोगे, that means you will exhaust this whole of the entire disk. ये पूरी की पूरी डिस्क कवर हो जाएगी. तो दैट मीन्स आपके पास इन शॉर्ट आप इस तरीके से लिख सकते हो कि मॉड ऑफ एफ जेड आपके पास जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एट जेड नॉट फॉर ईच पॉइंट इन दिस डिस्क डी जेड नॉट ऑफ रेडियस आर नॉट. यहाँ से क्या मिला आपके पास, दिस इज ऑन द राइट हैंड साइड आप देखें तो ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास ये कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. तो इसका मतलब आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन है that is f, अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करूं इस डिस्क पे r नॉट से लेकर c तक, क्योंकि ये तो पूरे डोमेन पे डिफाइंड है तो डिस्क पे भी डिफाइंड है, तो ये एनालिटिक डिस्क पे भी होगा, डिस्क इज अ डोमेन. तो ये फंक्शन एक एनालिटिक फंक्शन है और इसका मॉडुलस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, इसका मॉडुलस कांस्टेंट आ रहा है. तो आपका एक रिजल्ट याद होगा फर्स्ट यूनिट का, कि वो रिजल्ट क्या कहता था, मैं यहाँ फिर से रिकॉल करता हूँ कि वो ये कहता है कि इफ f on some domain is analytic and its modulus is constant, its modulus is constant, then f function itself is a constant. f is constant on whole of the domain D. तो अब इस रिजल्ट को आप यहाँ लगाओ इस f फिर, व्हेन यू रिस्ट्रिक्ट दिस f टू दिस डिस्क, यहाँ क्योंकि यहाँ इस डिस्क के ऊपर इस एनालिटिक फंक्शन f का मॉडुलस कांस्टेंट आ रहा है जो इसके पास मॉड ऑफ f z नॉट वैल्यू ले रहा है. तो देयरफॉर फ्रॉम
this result, and from the effect here that its modulus is constant on this disk, what we get that our f is constant. Where it is constant? It is constant on this disk. ठीक है जी. अब ये डिस्क के ऊपर कांस्टेंट है और ये डिस्क क्या है? ये डिस्क डोमेन का पार्ट है. ये डोमेन डी है, ये डिस्क आपके पास इस डोमेन का पार्ट है और ये डिस्क आपके पास एक ऐसा सेट है जहां पर फंक्शन कांस्टेंट है, या कांस्टेंट मींस दिस फंक्शन f is equal to obviously it has to be some constant, let it be some constant c is some another function, and this equality holds on this set. And you know that each point in this disk is a non-isolated point. And what the uniqueness principle says? Uniqueness principle says that when you have two analytic functions on a domain, and if they agree, if these two analytic functions agree, अगर वो दो analytic functions उस domain के किसी एक set पे agree करते हैं, और वो set क्या होना चाहिए? वो set का at least एक non-isolated point होना चाहिए, तो वो दोनों के दोनों functions पूरे domain पे equal हो जाते हैं. तो हमारे पास तो एटलीस्ट एक पॉइंट के लिए चाहिए, तो डी जेड नॉट जो है, डी जेड नॉट का तो हर एक पॉइंट नॉन आइसोलेटेड पॉइंट है. तो देयरफॉर बाय यूनिकनेस प्रिंसिपल we get that f is constant on whole of the domain D. तो ये अब आपके पास कंट्राडिक्शन आती है, क्योंकि आपका हाइपोथेसिस क्या था? आपका हाइपोथेसिस था कि आपका फंक्शन जो है वो डोमेन के अंदर नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, एंड सो दिस इज अ कंट्राडिक्शन. दिस इज अ कंट्राडिक्शन. हेंस सो कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमारी अजम्पशन क्या थी? हमारी अजम्पशन थी कि एफ आपके पास जो फंक्शन है वो मैक्सिमम अटेन कर रहा है डोमेन के अंदर. So we are led to a contradiction, hence we must discard that assumption and we must agree with the fact that f do not attain, not f, its modulus, do not attain its maximum inside domain D. ये है जी मैक्सिमम प्रिंसिपल. बोलिए कोई क्वेश्चन आपका? Any query till now? Students, you have any queries? Okay, then let us check out its corollary, and what that corollary is going to be. A maximum principle हमने इस तरीके से स्टेट किया कि आपके पास डोमेन कुछ भी हो, वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, उससे कंसर्न नहीं था. हमारा कंसर्न ये था कि अगर इस फंक्शन का मैक्सिमम है या नहीं है वो हमें पता नहीं, लेकिन इतना गारंटी है कि डोमेन के अंदर ये फंक्शन मैक्सिमम अटेन नहीं करेगा अनलेस इट इज कांस्टेंट. नॉन कांस्टेंट कभी भी अगर करेगा तो वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा. तो corollary में हम अब प्रूफ करेंगे कि एज अ corollary टू दिस what it says that if you have a bounded domain, let T एक्चुअल में मैं इस थोड़ा रीजन ले लेता हूँ. रीजन में आपको बताता हूँ क्या होता है. अगर आप रिमेम्बर रीजन क्या होता है? रीजन होता है डोमेन और उसकी बाउंड्री साथ में अगर हम ले लें, या बाउंड्री का कुछ पार्ट ले लें, तो रीजन क्या है? रीजन है इज अ डोमेन along with its sum or all of the boundary part. ठीक है, कोई बाउंड्री इसके या बाउंड्री का सारा पार्ट इसके अंदर. तो यूजुअली हम क्या करेंगे? आई विल टेक लेट R be a region, be a bounded and closed region.
क्लोज्ड भी ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वंस आई से दैट बाउंडेड एंड क्लोज्ड एंड यू रिमेंबर बाय हाइन-बोरेल थ्योरम दैट इट्स अ कॉम्पैक्ट बाउंडेड रीजन, ठीक है. Then let me make a space for bounded region and आपके पास डोमेन होगा इन द इंटीरियर ऑफ आर एंड is continuous on R. पूरे डोमेन पे इसको कंटिन्यूअस रखेंगे, पूरे रीजन पे कंटिन्यूस रखेंगे और अंदर एनालिटिक रखेंगे. Also if f is not constant in the interior का नोटेशन यूज करता हूं मैं of R, then f attains its maximum on the boundary of R. ये है जी. अब इसमें देखिए दो चीजें, एक चीज ये बता रहा है कि ये मैक्सिमम अंदर तो कभी अटेन नहीं करेगा मैक्सिमम प्रिंसिपल की वजह से अगर नॉन कांस्टेंट है. ये कह रहा है दो चीजें यहाँ से आ रही हैं. एक चीज का गारंटी ये हो रहा है कि आपके पास फंक्शन का मैक्सिमम जरूर होगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा, इसकी बाउंड्री पे होगा. देखिएगा कैसे. इसका मैक्सिमम वैल्यू विल बी ऑन दी बाउंड्री. जस्ट अ सेकेंड, मेरे कलर सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं. Anyways, chalo, anyways, I could not change the color. So what you have an analytic function on a region. तो रीजन में आपके पास बाउंड्री भी इंक्लूडेड है, क्लोज्ड है तो बाउंड्री का पार्ट भी इंक्लूडेड है, और बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट है. तो दैट मीन्स एफ आपके पास रीजन आर से लेकर सी तक एनालिटिक तो इनसाइड है, अंदर एनालिटिक है, बाउंड्री तक जाने के लिए ये कंटिन्यूअस है. तो दैट मीन्स इज कंटिन्यूअस, पूरे रीजन पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. और आर क्या है, आर बीइंग अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड मीन्स आर इज कॉम्पैक्ट. By Hein-Borel theorem, closed and bounded sets are compact. R is compact. Or what you know about compactness and continuity? There is a beautiful relation between compactness and continuity that I have stated to you in first unit as well. That real valued functions on compact sets attain their maximum. They are bounded functions and they attain their maximum. So, but this f is not real valued, but its modulus is going to be a real valued continuous function. So f being continuous and r being continuous, and so mod of f being now a function from this region R to the set of real numbers, and ये continuous हो जाएगा क्योंकि modulus of an analytic function या modulus of a continuous function is always a continuous function, attains its maximum at some point. ये बाउंडेड होगा और इट विल अटेन सम मैक्सिमम इन आर. तो करोलरी कहती है कि ये मैक्स ठीक है जी, मैक्सिमम के लिए तो हमें एनालिटिसिटी मैक्सिमम प्रिंसिपल का कोई कंसेप्ट यूज नहीं करना है. एनालिटिसिटी के लिए हमें जस्ट ये मैक्सिमम अटेन करने के लिए हमें जस्ट कंटिन्यूटी और कॉम्पैक्टनेस सफिशिएंट है. बट ये मैक्सिमम बाउंड्री पे होगा, वहां आप मैक्सिमम प्रिंसिपल अटेन होगा जी. ठीक है. सो बाय मैक्सिमम, क्योंकि फंक्शन नॉन कांस्टेंट है डोमेन के अंदर, तो अब मैक्सिमम प्रिंसिपल हम लगा सकते हैं बाय मैक्सिमम प्रिंसिपल
mod of f do not attain its maximum in interior in the interior of R, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल का है। लेकिन मैक्सिमम इसका है तो दैट मीन्स आपके पास जो Z नॉट जहां पर इसने मैक्सिमम अटेन कर रहा है वो इसके इंटीरियर में बिलोंग नहीं करता, तो कहाँ बिलोंग करेगा? क्योंकि R के अंदर तो है ये, अगर इंटीरियर में नहीं है तो Z नॉट हैज टू बी इन दी बाउंड्री ऑफ R, एंड दिस प्रूव्स दैट, this shows that mod of f attains maximum value in not in on the boundary of the region R। और यही context है आपके पास कि अगर इसका maximum है तो, और ऑब्वियसली बाउंडेड डोमेन होने की वजह से, बाउंडेड और क्लोज डोमेन होने की वजह से आपके पास रीजन होने के, बाउंडेड और क्लोज रीजन इंस्टेड ऑफ डोमेन को हम बाउंडेड क्लोज नहीं बोल सकते, बाउंडेड बोल सकते हैं, बट रीजन को हम क्लोज्ड बोल सकते हैं, रीजन क्लोज्ड हो सकता है। तो क्लोज्ड और बाउंडेड रीजन्स के ऊपर अगर फंक्शन हमेशा मैक्सिमम अटेन करता है, और मैक्सिमम कहाँ अटेन करता है, उसकी लोकेशन कहाँ होती है, वो बाउंड्री के ऊपर होती है जी। इज इट ओके? इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. बोलिए। So okay, and then let us move to the now I don't have anything to prove, but there are things that I need to tell you about. And this was the maximum principle। आपके पास minimum modulus principle भी होता है, minimum modulus principle, but minimum modulus principle में एक extra condition आपके पास जरूर होती है कि let f from domain D to C be analytic and continuous। बाउंड्री तक इसको कंटिन्यूस रखते हैं तो बाउंड्री क्लोजर से भी लिख सकते हैं, दिस विल बी सम रीजन कंटिन्यूस ऑन R एंड सच दैट D इज बाउंडेड, D को हम बाउंडेड रखते हैं, एंड f of Z is not equal to 0 for all Z in D, then mod of f attains its minimum value on what you say, attains its minimum value on the boundary of this domain। ये है, क्योंकि ये नॉन जीरो है तो इससे एक सिंपल है, सिंपल इसके प्रूफ में आपको कुछ नहीं करना, यू डोंट हैव टू राइट अ लेंथी प्रूफ, यू जस्ट हैव टू कंसीडर another function। what function you have to consider? You can consider g as 1 upon f, because f का कोई भी जीरो नहीं है तो g आपके पास एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा, तो g will be analytic on D और continuous हो जाएगा, continuous on whole of the domain including its boundary। तो अब आप क्या करोगे, अब आप मैक्सिमम प्रिंसिपल G पे अप्लाई करोगे, तो जो G का जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी दी मिनिमम ऑफ F। बट यहाँ देखिएगा ये कंडीशन यहाँ बाइंडिंग है यहाँ पर कि आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास, सॉरी मिनिमम वैल्यू जो अटेन हो रही है उसके लिए एक कंडीशन है आपके पास कि फंक्शन का कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए।
अदरवाइज फंक्शन का अगर जीरो हुआ तो जीरो विल बी जीरो, तो उसके मॉडुलस की, क्योंकि मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू क्या होती, मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू जीरो होती, तो अदरवाइज जीरो विल बी इट्स मिनिमम वैल्यू। ठीक, ओके, बट कुछ नहीं है बाकी, बस आपको अब मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल आ गया, तो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल अप्लाई करके आप ये इसको कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस, और जी का मैक्सिमम वैल्यू विल बी दी मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। और दूसरी रिक्वायरमेंट मैंने ये बोली थी कि आपके पास ये जो कंडीशन है यहाँ पर कि एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो, ये एसेंशियल है, क्योंकि आप देख लीजिए, क्योंकि आपके पास आप ये वाला फंक्शन ले लो, सिंपल सा फंक्शन z माइनस टू होल स्क्वेयर ले लीजिएगा, और डोमेन आप ले लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिएगा, यू जस्ट टेक अ डिस्क विद 0 एंड रेडियस 10। तो अब देखिए 2 पे जो है, 2 पे फंक्शन का 0 है, तो एफ ऑफ 2 पे इसका 0 है, और मॉडुलस का जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, और ये अटेन कर रहा है, तो और 2 कहाँ है, 2 डोमेन के अंदर, तो लेकिन फंक्शन नॉन कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है यहाँ पर मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल में भी ये सिचुएशन होनी चाहिए आपके पास कि फंक्शन जब नॉन कांस्टेंट है तो इट विल ऑलवेज अटेन इट्स वैल्यू ऑन दी बाउंड्री। बट इंडीड ये स्टेटमेंट को मैंने नॉन कांस्टेंट लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप कांस्टेंट भी रखोगे तो भी ये बाउंड्री पे अटेन करेंगे, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका एक ही वैल्यू आएगा, तो वही वैल्यू उसका मैक्सिमम भी और मिनिमम भी होगा, तो वो कोई इशू नहीं है जी। सो एनीवन of you, if you have any question, any query, बोलिए। Students, you have no question? Okay, then I think there is some problem with this. Okay then.